समर्थ को भीमा की मौत के बाद सिया की सुरक्षा को लेकर चिंता हो रही थी। समर्थ से बदला लेने के लिए राणावत सिया का सहारा लेगा, इसी बात की चिंता करते हुए समर्थ हवेली में आया और सिया को समझाने के लिए वो उसे अपने कमरे में ले गया। उसने सिया की कमर को और जोर से दबाया तो सिया दर्द से करहाते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर समर्थ ने मुंह बनाते हुए कहा, भरतार हूँ थारे को दर्द देना हमारा हक है। तू बस चुपचाप इस दर्द को सह और जो मैं बोलूं वो कर। सिया की आंखें नम हो गई थी। उसने मन में खुद से कहा, हमेशा मुझ पर पति के नाम पर अपना हुक्म झाड़ते रहते हैं। उसे चुप देखकर समर्थ ने सवाल किया, अब क्या सोच रही है? सिया ने हिचकिचाते हुए पूछा। वो मैं अकेली हवेली के बाहर क्यों नहीं जा सकती? समर्थ ने गुस्से में कहा, हर क्यों का जवाब मैं तने ना दे सकूं। चुपचाप जो बोला है वो कर। सिया ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। समर्थ ने उसे छोड़ते हुए कहा, अब जा अपना काम कर। सिया जाने लगी तभी समर्थ का फोन बजा। वो फोन उठाकर बोला, हेलो ताऊसा। जी बोलिए। पृथ्वी इस समय मंदिर के परिसर में कुछ आदमियों के साथ कुर्सियों पर बैठे हुए थे। वो लोग किसी मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे थे। समर्थ के फोन उठाते ही पृथ्वी ने उससे सवाल किया, छोरा तू घर पर है के? पृथ्वी को जवाब देते हुए समर्थ ने कहा, जी ताऊसा घर पर ही हूँ। आपको कोई काम है के? समर्थ का जवाब सुनते ही पृथ्वी ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, वो थारी लुगाई से कोई काम है, उसे लेकर मंदिर आ जा। सिया अभी वही थी। समर्थ ने झट से पूछा, मारी लुगाई से काम है? क्यों ताऊसा? ये सुन पृथ्वी मुंह बनाते हुए बोले, हर क्यों का जवाब मैं तने ना दे सकूं। चुपचाप जो बोला है वो कर। पृथ्वी की आवाज फोन से बाहर तक आ रही थी। सिया उनकी बात सुनकर मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी, क्योंकि समर्थ ने अभी अभी सिया से कहा था कि वो हवेली से बाहर नहीं जाएगी और अब उसे खुद ही सिया को बाहर लेकर जाना पड़ेगा। समर्थ सिया को घूरते हुए बोला, लेकर आ रहा हूँ। उसने कॉल काटा और गुस्से में बोला, दांत बाद में फाड़ना, पहले चाल, ताऊसा ने थारे को मंदिर में बुलाया है। सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, पर आपने तो अभी अभी कहा कि मैं हवेली से बाहर नहीं जा सकती। समर्थ ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, अकेली नहीं जा सकती पर हमारे साथ जा सकती है। सिया मुंह बनाते हुए उसे घूरने लगी। समर्थ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मने घूरना बंद कर और चाल। उसका हाथ पकड़कर समर्थ उसे हवेली से बाहर ले आया। आज पहली बार सिया समर्थ के साथ उसकी गाड़ी में बैठने वाली थी। समर्थ ने उसे पैसेंजर सीट पर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने सिया को घूरते हुए कहा, पल्लू नीचे ना सरके थारा, मंदिर में बाकी मुखिया होंगी, किसी के सामने हमारी इज्जत ने उतार मत देना। सिया चुपचाप बैठी मन में खुद से कुटते हुए बोली, राक्षस दानव जंगली कही के। समर्थ उसे लेकर मंदिर पहुंचा। मंदिर के परिसर में पृथ्वी और कुछ आदमी कुर्सियों पर बैठे थे। वहां पृथ्वी के बाकी भाई और सभी मुखिया बैठे हुए थे। सिया और समर्थ गाड़ी से उतरकर उनके पास आए तो सिया ने सबको हाथ जोड़कर कहा, खमा घणी। सभी लोग एक साथ बोले, घणी कमा मुखियानी सा। समर्थ पृथ्वी से बोला, ताऊसा आपने बुलाया था। पृथ्वी ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया और उसके कान में कहा, तू अट्ठे बैठकर इन लोगों की समस्या सुन, मने बींदनी से काम है, मैं और बींदनी बात करके आते हैं। ये बोलकर समर्थ को उन लोगों के पास छोड़कर पृथ्वी और सिया मंदिर के पीछे सरोवर के पास चले गए। समर्थ एक मुखिया की तरह वहां कुर्सी पर बैठकर लोगों की समस्या सुनने लगा। उसने मन में कहा, पता नहीं ताऊसा और चतुरी क्या बात कर रहे होंगे। ताऊसा इस चतुरी को कुछ ज्यादा ही महत्व दे रहे हैं। के पीछे पृथ्वी और सिया दोनों सरोवर के पास खड़े थे। सिया ने उनसे पूछा, क्या हुआ ताऊसा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? पृथ्वी उसे एक फाइल दिखाते हुए बोले, बींदनी ये फाइल देख।
सिया फाइल देखते हुए बोली। पृथ्वी जवाब देते हुए बोले, बींदनी, मेवाड़ से कुछ लोग आए हैं हमारे पास। लोगों को मेवाड़ में एक महिला विश्वविद्यालय खोलना है। ये उसका परमिशन लेटर है। इस पर मेवाड़ की अधिपति राजकुमारी तपस्या के साइन चाहिए, पर उसने फाइल देखते ही मना कर दिया और जिद कर रही है कि महिला विश्वविद्यालय मेवाड़ में नहीं बल्कि चित्तौड़गढ़ में बनेगा। सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या? पृथ्वी ने उसे बताया, हाँ, राजकुमारी तपस्या किसी की बात नहीं सुन रही। जो भी बात करने जाता है उसे पीट डालती है। सिया तपस्या की कारामात सुनकर गुस्से से भर गई। उसने गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए कहा, ये लड़की इतनी जिद्दी है कि इसे तो चित्तौड़गढ़ की गद्दी भी नहीं मिलनी चाहिए थी, और मैंने इसे मेवाड़ सौंप दिया। पृथ्वी ने उसे समझाते हुए कहा, बींदनी, अब बीती बातों को छोड़ और मने इस समस्या का हल बता। इसका हल अब तू ही कर सके है। सिया ने कुछ सोचते हुए कहा, ताउसा, मैं खुद तपस्या के पास जाऊंगी उससे बात करने। वो राजकुमारी है तो मैं भी राजकुमारी ही हूँ। वो रियासत मैंने ही उसे दी है, उसे ये लेटर साइन करना ही होगा। सिया की बात सुनकर पृथ्वी झट से बोले, बींदनी, तू कुछ भूल रही है। अब तुम्हारे घर की बींदनी है और ये बात पूरे राजस्थान में सिर्फ मन ने पता है। तुम्हारे छोरे की बींदनी है, ये बात अभी किसी को भी नहीं पता। तो ऐसे में राजकुमारी तपस्या से मिलने जाएगी तो इस बात का सबको पता चल जाएगा कि तूने शादी कर ली। पृथ्वी की बात सुनकर सिया ने कुछ देर सोचा और फिर खुराफाती स्माइल करते हुए बोली, ताउसा, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन उसके लिए हमें एक वफादार साथी की जरूरत होगी जो हमारा साथ दे, जिसे हम मेरा सच बता भी दे तो वो किसी को ना बताए। सिया की बात सुनकर पृथ्वी ने भी स्माइल करते हुए कहा, ऐसा एक आदमी है। सिया सवालिया नजरों से उन्हें देख रही थी कि तभी पृथ्वी ने अपने फोन से किसी को कॉल किया और कुछ ही देर बाद वहां पर एक आदमी आ गया। सिया ने उस आदमी को देखकर मुंह बनाते हुए कहा, हेमंत भाई सा? पृथ्वी ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, ये हवेली के वास्ते जान भी दे सके है, अब जे ही हमारी मदद करेंगे। पृथ्वी की बात सुनकर सिया थोड़ी घबराते हुए धीरे से बोली, ताउसा, अगर आप हेमंत भाई सा को बता देंगे कि मैं कौन हूँ तो ये महाकाल बनकर मेरे सिर पर तांडव करेंगे। हेमंत ने सिया की बात सुनकर स्माइल करते हुए कहा, हुकुम सा की हर बात मेरे पेट में पच जाती है, आप चिंता मत कीजिए। पृथ्वी ने हेमंत को सिया की सारी सच्चाई बता दी। उसे थोड़ी देर हैरानी हुई, पर पृथ्वी के समझाने पर वो चुप हो गया। उसने हाथ जोड़कर सिया से कहा, क्षमा गणी हुकुमरानी सा। उनकी बात सुनकर सिया ने कहा, अब मैं हुकुमरानी सा नहीं हूँ, अब आप मुझे हुकुमरानी सा मत बुलाइए। आप बस मेरी बात सुनिए और जैसा मैं कहती हूँ वैसा कीजिए। सिया ने उसे कुछ बताया, जिसे सुनकर तो वो वहां से चला गया। उनके जाते ही सिया ने पृथ्वी से कहा, ताउसा, इन्होंने मुझे अकेले घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है। मैं अकेले इतनी दूर जा रही हूँ, वो भी इन्हें बिना बताए। ये बहुत गुस्सा करेंगे। पृथ्वी ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, अरे बींदनी, चिंता क्यों कर रही है? समर्थ को कुछ पता नहीं चलेगा, तू आराम से जा। हेमंत सिया के लिए एक बैग लेकर आया। सिया ने उससे बैग लेते हुए कहा, हेमंत भाई सा, आप एक गाड़ी तैयार करिए, हमें जयपुर जाना है। हेमंत सिर हिलाकर वहां से चला गया। सिया बैग लेकर दूसरी ओर चली गई। वो कुछ देर बाद अपने पुराने वाले अवतार में आ गई। वो ऐसे रेडी होकर आई थी जैसे उसकी शादी कभी हुई ही नहीं थी। हेमंत सिया को हैरानी से देख रहा था। पृथ्वी ने कहा, ऐसे के टुकुर टुकुर देख रहे हो हमारी बींदनी को? राजकुमारी है, ये सब करना इसकी कला है। अब जाओ, इससे पहले कि समर्थ आ जावे। पृथ्वी की बात मानते हुए हेमंत ने कहा, जी हुकुम सा। फिर हेमंत और सिया वहां से निकल गए। दूसरी ओर समर्थ के कहने पर सत्या भीमा की लाश ठिकाने लगाकर नागौर लौट रहा था। वो अपनी जीप में अकेला था। रास्ते में उसे लोगों की भीड़ नजर आई तो उसके मन में सवाल उठा, अठे क्या हो रहा है? इतनी भीड़ क्यों है? सत्या ने गाड़ी साइड में रोकी और भीड़ की ओर बढ़ गया। वहां पर एक मैदान था जिसमें कुछ पहलवान लड़कियां कुश्ती लड़ रही थी। एक आदमी मैदान में आया। उसने सफेद कुर्ता पजामा और राजस्थानी पगड़ी पहन रखी थी। उस आदमी ने अपने हाथ में माइक पकड़ रखा था। उसने माइक में अनाउंसमेंट करते हुए कहा, अब हमारे बीच आ रही है बाड़मेर की धाकड़ छोरी, जिसके किस्से पूरे राजस्थान में मशहूर है, जिसका मुकाबला आज तक कोई पहलवान छोरी ना कर पाई।
उस अनाउंसमेंट से सत्या के कान में सिर्फ कुश्ती शब्द पड़ा और उस शब्द ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वो चहकते हुए खुद से बोला, कुश्ती? सत्या कुश्ती देखने आगे बढ़ गया। मैदान में खड़े हुए आदमी ने अनाउंसमेंट खत्म करते हुए कहा, इस मुकाबले की आखिरी कुश्ती लड़ने आ रही है पूर्णा सिंह रावत। तभी एक पहलवान लड़की टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर मैदान की मिट्टी को माथे पर लगाती हुई अंदर आई। उसने बालों की पोनी बनाई हुई थी। उसके आते ही वहां शांति छा गई थी। सत्या उस लड़की को देखकर मुंह बनाते हुए बोला, ये तो छोरियों की कुश्ती है, छोरियां कुश्ती थोड़ी ना लड़ सके। उसके ऐसे बोलने से पूर्णा का ध्यान उसकी ओर गया तो वो बोली, ओए छोरे, के बोला तने छोरिया कुश्ती ना लड़ सकती? चला मैदान में, तने दिखाती हूँ कि छोरिया कुश्ती लड़ सकती है या नहीं। पूर्णा की बात सुनकर सभी हैरान थे। अनाउंसमेंट करने वाला आदमी पूर्णा को समझाते हुए बोला, ये क्या बोल रही है पूर्णा? छोरा और छोरी की कुश्ती ये मुकाबले के नियम में ना है। पूर्णा ने मुंह बनाते हुए कहा, एक आकाशा, मुझे नियम ना सिखाओ, मैं बचपन से कुश्ती लड़ रही हूँ, मुझे कुश्ती के नियम अच्छे से पता है। फिर वो सत्या की ओर देखकर बोली, ओ छोरा, बटे खड़ा खड़ा के कर रहा है? मैदान में आकर अपना दम दिखा, बोलने का दम तो हर कोई रखता है। पूर्णा की बात सुनकर सत्या ने एटीट्यूड में कहा, छोरी, थारे को अपने आप पर घना गर्व है, पर मने अपना गर्व छोरी पर हाथ उठाकर ना दिखाना। ये सुन पूर्णा थोड़ा हंसते हुए बोली, ये बहाना तो बहुत अच्छा है छोरा, पर अट्ठे अपने डर को छुपाने के लिए ये बहाना काम ना आवेगा। मुझे नहीं पसंद कि छोरा और छोरी में भेद हो, इस बात को भूलकर मैदान में आ। पूर्णा की बात सुनकर सत्या ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, मैं किसी से नहीं डरता, थारे को हमारा मुकाबला करना है तो ठीक है, मैं भी तैयार हूँ थारी अकड़ निकालने के लिए। इतना बोलकर सत्या ने अपना कुर्ता निकाल दिया। उसका गठीला बदन अब साफ साफ दिखाई दे रहा था। सत्या के गठीले बदन को देखकर पहलवान लड़कियों की नजरें उस पर ही जम गई थी। वो बस एक टक उसे देखे जा रही थी। वही सत्या ने मैदान में एंटर किया और पूर्णा के सामने खड़ा हो गया। दोनों के एक दूसरे के आमने सामने आते ही उस माइक वाले आदमी ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा, तो अब शुरू होती है इस मुकाबले की आखिरी और सबसे अनोखी कुश्ती। क्या पूर्णा जीत पाएगी सत्या से? क्या सिया कर पाएगी पृथ्वी का काम? क्या होगा जब समर्थ को पता चलेगा सिया और पृथ्वी की प्लानिंग के बारे में? जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पृथ्वी के कहने पर सिया समर्थ को बिना बताए हेमंत के साथ जयपुर चली गई थी। दूसरी ओर सत्या समर्थ के कहने पर भीमा की लाश को ठिकाने लगाकर नागौर लौट रहा था। तभी रास्ते में एक महिला कुश्ती प्रतियोगिता चल रही थी। यहाँ पर बहुत सी महिला पहलवान कुश्ती लड़ रही थी और उन्हीं में से एक पूर्णा नाम की पहलवान के साथ सत्या की बहस हो गई। पूर्णा ने सत्या को अपने साथ कुश्ती लड़ने के लिए चैलेंज किया तो सत्या ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। मुकाबला शुरू हो गया था। पूर्णा सत्या का पूरी ताकत से मुकाबला कर रही थी, जिसे महसूस करके सत्या ने खुद से मन में कहा, छोरी तो घनी धाकड़ है, मैं तो इसको हल्के में ले रहा था। पूर्णा मन में बोली, इस छोरे ने तो मुझे हल्के में ले रखा था। ये जानता नहीं है कि पूर्णा सिंह रावत ने इस जैसे 36 पहलवानों की पीठ कुश्ती में जमीन से सटाई है और ये 37वां पहलवान है। बड़ा आया मुझे चैलेंज करने वाला। सत्या और पूर्णा अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। दूसरी ओर सिया ने पृथ्वी का काम कर दिया था और अब वो हेमंत के साथ जयपुर में थी। सिया हेमंत के साथ एक मॉल के बाहर पहुंची। उसने अभी भी वो ही कपड़े पहने थे जो वो शादी से पहले पहनती थी। सिया गाड़ी से उतरी और हेमंत से बोली, भाई साहब मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, आप यही मेरा इंतजार कीजिए। उसने अपना हैंडबैग लिया और मॉल में चली गई। कुछ देर बाद वो मॉल से बाहर आई तो वो अपने राजस्थानी लुक में थी, जैसे कि वो सुबह हवेली से निकली थी। उसके हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स भी थे। उसे देखकर हेमंत ने पूछा, ये सब क्या है? सिया ने कहा, आपके ठाकुर सा के डांट से बचने का बहाना। हेमंत को उसकी बात समझ नहीं आई तो उसने सिया को सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, बहाना मतलब? सिया ने कहा, आपको समझ नहीं आएगा, आप चलिए, हमें देर हो रही है।
और वो दोनों वहाँ से निकल गए। वो अभी जयपुर में ही थे। हेमंत ने एक ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रोकी। सिग्नल पर काफी गाड़ियां रुकी हुई थी। सिया इधर उधर का नजारा देख रही थी कि तभी उसकी नजर उनसे दूर खड़ी एक जीप पर गई। उसने जीप के ड्राइवर को देखकर हैरानी से कहा, पुष्कर भाई साहब यहाँ? उसकी बात सुनकर हेमंत ने भी उस जीप की ओर देखा जिसमें पुष्कर और छवि बैठे हुए थे। उन दोनों को देखकर उसने भी हैरानी से कहा, पुष्कर ठाकुर साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो अपने दोस्त और उसकी मासा के साथ अस्पताल में रुके थे। सिया ने हेमंत की बात सुनकर छवि की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या ये लड़की पुष्कर भाई साहब की दोस्त है? सिया की बात सुनकर हेमंत ने नाम में सिर हिलाकर थोड़ा परेशान होते हुए कहा, नहीं, ये तो राणावत के लिए काम करने वाले लाखन की छोरी है। पुष्कर ठाकुर साहब इसके साथ है। मतलब राठौड़ परिवार पर जरूर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। हेमंत की बात सुनकर सिया को भी चिंता होने लगी। दूसरी ओर पूर्णा सत्या की कुश्ती अभी भी चल रही थी। दोनों पूरे जोरों शोरों से एक दूसरे का मुकाबला कर रहे थे कि तभी सत्या के कुर्ते में रखा उसका फोन बजा, जिससे उसका ध्यान भटक गया और पूर्णा ने उस पर हावी होकर उसकी पीठ जमीन से लगभग सटा दी। सत्या ने उस पर ध्यान दिया तो वो मन में बोला, ठाकुर सत्या, ये छोरी तो थारे पर भारी पड़ रही है। ये जीत गई तो थारी घनी बेइज्जती होगी। थारा सर नीचे हो जाएगा। इसको किसी भी तरह से हराना पड़ेगा। ये सोचते हुए ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने पूर्णा का ध्यान भटकाने के लिए उसे आंख मारी, जिससे पूर्णा चौंक गई और सत्या ने इसी बात का फायदा उठाकर उसकी टांगों को पकड़कर अपने नीचे कर लिया। अब सत्या उसके ऊपर आ गया था और पूर्णा पीठ के बल जमीन पर उसके नीचे पड़ी थी। उसे ऐसे देखकर सत्या हंसते हुए बोला, देखा हमारा दम? पूर्णा ने मुंह बनाते हुए कहा, चीटिंग की है तूने। सत्या ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, थारे को जो समझना है समझ ले, पर जीत मारी हुई। वो पूर्णा के ऊपर से उठा और जल्दी से अपना कुर्ता लेकर वहां से निकल गया। पूर्णा उसे जाते हुए देख गुस्से में बोली, इस बार तो चीटिंग से जीत गया छोरा। फिर से मिला तो थारे को अच्छे से सबक सिखाऊंगी, जिससे तू याद रखेगा कि तूने किससे पंगा लिया है। सत्या वहां से अपनी जीप लेकर निकल गया। मुकाबला खत्म करके पूर्णा भी वहां से अपने घर के लिए निकल गई थी। दूसरी ओर जयपुर में पुष्कर छवि के साथ जीप में ट्रैफिक सिग्नल से निकल चुका था। उसका ध्यान सिया और हेमंत की ओर नहीं गया था। कुछ दूर जाने पर अचानक ही उसने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए, जिससे छवि अपनी जगह से उछलकर विंडशीट से टकरा गई। उसके माथे पर हल्के से विंडशीट लग गई, पर उसे ज्यादा चोट नहीं आई। पुष्कर को देखकर वो अपने माथे को सहलाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं ठाकुर साहब? बार बार यूं अचानक ब्रेक लगाकर, क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? पुष्कर सामने देख रहा था। उसने सामने देखते हुए ही उसे जवाब दिया, तू खुद भी मरेगी और मने भी मरवाएगी। सामने देख, हम दोनों को लेने के लिए यमराज ने अपने यमदूत भी भेज दिए। पुष्कर की बात सुनकर छवि ने सामने देखा तो वहाँ हेमंत की जीप उनका रास्ता रोके खड़ी थी। जीप के सामने सिया और हेमंत एक साथ हाथ फोल्ड करके खड़े थे। वो दोनों पुष्कर को अपनी सर्द आंखों से घूर रहे थे। छवि ने सिया को देखकर सवाल किया, ये कौन है ठाकुर साहब? कितनी सुंदर है। आप इसे जानते हैं? जानते हैं तो इनसे पूछिए ना, इनकी खूबसूरती का राज क्या है? छवि की बात सुनकर पुष्कर ने गुस्से में कहा, अपनी बकवास बंद कर। वो हमारी भाभी सा है, समर्थ भाई सा की लुगाई। छवि सिया के बारे में सुनकर चहकते हुए बोली, ओह, तो ये नई मुखियानी सा है। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। पुष्कर ने मुंह बनाते हुए कहा, मौत खूबसूरती होती है छवि। इस वक्त भाभी सा हम दोनों के लिए मौत बनकर आई है। चलो, अब हमें उनका सामना करना होगा। वो दोनों गाड़ी से उतरे और सिया के पास गए। पुष्कर सिया के सामने नजरें झुकाकर खड़ा हो गया। सिया थोड़ी तेज आवाज में बोली, अब ऐसे नजरें झुकाकर कब तक खड़े रहेंगे आप भाई साहब? बताइए, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हेमंत चुपचाप खड़ा था। उसके पास पुष्कर से सवाल करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि वो बस राठौड़ परिवार का एक सेवक था। पुष्कर ने छवि के बारे में सिया को सब कुछ सच सच बता दिया, जिसे सुनकर सिया ने पुष्कर पर बिगड़ते हुए कहा, भाई साहब ये आप क्या बोल रहे हैं? आपने अपने भाई साहब से झूठ बोला, और वो भी इस लड़की की मदद करने के लिए। माना आप इसकी मदद कर रहे थे, पर ये मदद हमारे परिवार के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है, ये आप मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं।
सिया को पता था कि राणावत बहुत ही खतरनाक इंसान है, क्योंकि वो जब से नागौर आई थी राणावत 2 बार अटैक कर चुका था। इसीलिए सिया को राणावत के आदमी की बेटी छवि पर विश्वास नहीं हो रहा था। सिया ने छवि से सख्ती से सवाल किया, और तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या हमारे परिवार के खिलाफ चाल चलने आई हो? अगर चाल चलने आई हो तो जान लो, हम लोग तुम्हारे झांसे में इतनी आसानी से नहीं आएंगे। सिया की बात सुनकर छवि ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं कोई चाल नहीं चल रही हूँ, मैं तो खुद को बचाने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरे बापू सा जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं नौकरी करना चाहती हूँ। कुछ दिन बाद मेरे एग्जाम है। मैं आप में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे हो। राम जी की कसम, मुखियानी सा मेरा विश्वास करिए। छवि के राम जी की कसम खाने से सिया को उस पर विश्वास हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, छवि, मैं तुम पर विश्वास कर लूं तो भी तुम्हारी वजह से हमारे परिवार को नुकसान पहुंच सकता है। तुम्हारे बापूसा ने पुलिस में शिकायत कर दी तो पुष्कर भाईसा को जेल हो सकती है। ये बात सुनकर छवि डर गई। उसने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं मुखियानी सा, मैं ऐसा नहीं चाहती। ठाकुर सा तो मेरी मदद कर रहे हैं। मेरी मदद के चक्कर में इनको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सिया ने उसके गाल पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा, छवि, मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं चाहती हो, पर ऐसा हो सकता है। हम लोग तुम्हारी शादी रोक पाए या ना रोक पाए, पर हम इतना वादा करते हैं कि तुम्हारा एग्जाम तो हम लोग दिलवा कर रहेंगे। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। सिया की बात सुनकर छवि की आंखें चमक गई। उसने झट से कहा, सच में मुखियानी सा? सिया ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ सच में। तुम भाईसा के साथ रुककर अपना एग्जाम दो और एग्जाम खत्म होते ही अपने माँ बापूसा के आने से पहले घर लौट आना। सिया की बात सुनकर छवि खुश हो गई, लेकिन हेमंत को चिंता हो रही थी। इसीलिए उसने सिया को समझाने के लिए कहा, अगर इस बारे में ठाकुर सा को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगे। उसकी बात सुनकर सिया ने कहा, कोई बात नहीं भाई सा, अगर किसी की मदद करने के लिए मुझे ठाकुर सा के गुस्से का सामना करना पड़े तो मैं कर लूंगी। ये सुन छवि उसके पैर छूने के लिए नीचे झुक गई और बोली, आप बहुत अच्छी हैं मुखियानी सा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। सिया ने उसे रोकते हुए कहा, अरे ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, मैं तो अपनी बहन की मदद कर रही थी। उसके मुंह से अपने लिए बहन सुन छवि चहकते हुए बोली, बहन? आपने मुझे बहन बोला, तो क्या मैं अब आपको जीजी बोल सकती हूँ? सिया ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ। थैंक यू जीजी। ये बोलते हुए छवि उससे लिपट गई। सिया ने उसे सहलाते हुए कहा, अब मुझे जाना होगा, तुम अपना एग्जाम ध्यान से देना। सिया और हेमंत दोनों छवि और पुष्कर को वहीं छोड़कर नागौर के लिए निकल गए। पुष्कर इन सब बातों में इतना खो गया था कि उसने सिया से पूछा ही नहीं कि वो यहाँ जयपुर में क्या कर रही है। उनके जाते ही छवि ने मायूस होकर कहा, जीजी ने हमें अपनी खूबसूरती का राज तो बताया ही नहीं। पुष्कर मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, थारे को भाभीसा की खूबसूरती का राज क्यों जानना है? तू तो खुद भी घनी खूबसूरत है। ये सुन छवि चहकते हुए बोली, सच में मैं सुंदर हूँ? पुष्कर बोला, हाँ। अब यही खड़ी रहेगी या चलेगी भी? उसके ये बोलते ही वो दोनों गेस्ट हाउस के लिए निकल गए। दूसरी ओर सिया हेमंत के साथ नागौर पहुंची तो रात हो चुकी थी। वो दोनों हवेली जाने वाले रास्ते पर ही थे। हेमंत को अभी भी चिंता हो रही थी। उसे देखकर सिया ने कहा, चिंता मत कीजिए भाई साहब, कुछ नहीं होगा। सिया की बात काटते हुए हेमंत ने कहा, चिंता कैसे ना करूं, आज आप पकड़ी जा सकती थी। अगर पुष्कर ठाकुर सा आपसे जयपुर आने का कारण पूछ लेते तो क्या होता? वो तो अच्छा हुआ कि उनका ध्यान इस ओर गया ही नहीं। उनसे तो आप बच गई, लेकिन अब आप समर्थ ठाकुर सा से कैसे बचेंगी? हमें आने में इतनी देर हो गई है, वो बहुत गुस्सा करेंगे। अब सिया को भी हेमंत की बातें सुनकर चिंता हो रही थी। उसने मन में कहा, हेमंत भाई सा सही बोल रहे हैं, रात काफी हो गई है। पता नहीं इतनी रात को घर वापस जाऊंगी तो मेरा बहाना इनके सामने काम आएगा भी या नहीं। क्या बहाना बनाएगी सिया समर्थ से बचने के लिए? क्या छवि की मदद करके उसने सही किया या आने वाली मुसीबत को बुलावा दिया? क्या पूर्णा और सत्या दोबारा मिलेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए मारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
हेमंत के साथ पृथ्वी का दिया हुआ काम पूरा करके सिया जयपुर से निकल ही रही थी कि तभी उसे रास्ते में पुष्कर और छवि मिल गए। उन दोनों को देखकर सिया ने उन्हें पकड़ लिया। छवि की प्रॉब्लम सुनने के बाद वो भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। पुष्कर और छवि से बातें करते करते सिया को काफी देर हो गई थी। अब रात हो चुकी थी और वो हेमंत के साथ हवेली लौट आई थी, पर उसे अब डर लग रहा था क्योंकि समर्थ ने उसे हवेली से बाहर जाने के लिए मना किया था और वो फिर भी हवेली से बाहर गई थी, वो भी इतनी दूर। ऊपर से उसने समर्थ को कुछ भी नहीं बताया था कि वो आखिर कहाँ जा रही है। ये सब सोचकर ही उसे अब बहुत चिंता हो रही थी। समर्थ पूरे परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। गुस्से में खाना खा रहे समर्थ को देखकर पृथ्वी उसे समझाते हुए बोले, छोरा, खाने पर गुस्सा मत निकाल, बींदनी आ जावेगी। उनके समझाने पर भी समर्थ को चैन नहीं मिला। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, वो महारी लुगाई है, पर मने ही पता है कि वो कट्ठे गई है। उसके बाद उसके बगल में बैठे पृथ्वी को सुनाई दी तो वो उसे फिर से समझाने लगे, बींदनी बेचारी शहर से आई है, उसे अपनी जरूरत का कुछ सामान लेना था, इसलिए मने ही उसे जयपुर भेज दिया ताकि वो अपनी जरूरत का सामान ले आवे। मने हेमंत को उसके साथ भेजा है, तू चिंता ना कर, वो अकेली नहीं है। पृथ्वी की बात सुन समर्थ चुप तो हो गया था, पर उसे अभी भी गुस्सा आ रहा था। दूसरी ओर सिया और हेमंत दोनों हवेली के बाहर पहुंच गए थे। सिया ने अपने हैंडबैग से फाइल निकाली और उसे हेमंत को देते हुए बोली, भाई साहब, आप ये फाइल ताऊसा को दे दीजिएगा, मैं इसे सामने से ताऊसा को दूंगी तो सब सवाल करेंगे। उसकी बात मानते हुए हेमंत ने कहा, ठीक है। सिया गाड़ी से उतरी और एक गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करते हुए हवेली के अंदर चली गई। हेमंत ने फाइल अपने पास छुपा ली और सिया के पीछे पीछे हवेली के अंदर चला गया। समर्थ अभी बड़बड़ा ही रहा था कि तभी सिया और हेमंत वहां आ गए। उन्हें देख रेवती ने कहा, ले छोरा, आ गई थारी लुगाई। सिया ने एक नजर समर्थ को देखा जो अभी भी गुस्से से तप रहा था। फिर सबने उससे और हेमंत से हालचाल पूछा और उन्हें खाना खाने के लिए बोला। सब घर वालों के सामने समर्थ को सिया पर अपना गुस्सा दिखाना सही नहीं लगा, इसलिए वो चुपचाप खाना खा रहा था। पर उसके एक्सप्रेशंस देख सिया डर गई थी। वो मन में बोली, आज तो ये बहुत गुस्से में है, आज रात तो पक्का ये महाकाल बनकर मेरे सिर पर तांडव करेंगे। सब मर्द डिनर के बाद अपने कमरे में चले गए। सिया औरतों के साथ खाना खाकर रसोई का बचा कुचा काम कर रही थी। समर्थ अपने कमरे में इधर उधर टहलते हुए सिया का कमरे में आने का इंतजार कर रहा था। वो मन में कुढ़ रहा था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, ये छोरी मने हल्के में ले रही है, सुबह से घर से गई है और मने बताना भी जरूरी नहीं समझा। इसको आज कमरे में आन दो, आज इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। आगे से ये मने बिना बताए घर से बाहर जाने के बारे में सोचेगी भी ना। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब सिया अपने कमरे में नहीं आई तो समर्थ से रहा नहीं गया और वो उसे लेने खुद ही कमरे से बाहर आ गया। तब सिया कमरे की ओर ही आ रही थी। अपने सामने समर्थ को देखकर वो मन में बोली, लो आ गए राक्षस, अब पता नहीं क्या करेंगे। वो अभी मन में सोच ही रही थी कि उसे देखकर समर्थ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती खींचता हुआ कमरे में ले आया। कमरे में आते ही उसने गुस्से से उसे बेड पर पटक दिया। सिया खुद को संभालते हुए बोली, ये क्या हरकत है और आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप हमेशा मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ दिया है जो आप मुझसे इस तरह पेश आते हैं? उसकी बातें सुनकर समर्थ ने उसे बाजू से पकड़कर गुस्से में कहा, ये थारे को मैं बताऊं कि तूने क्या बिगाड़ा है मारा? सुबह से देख रहा हूँ तुम्हारी हर बात को अनसुनी कर रही है। समर्थ के गुस्से को शांत करने के लिए सिया ने उसे समझाते हुए कहा, देखिए गुस्सा मत कीजिए, मैं तो बस शॉपिंग करने गई थी। समर्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसे घुमाकर उसकी पीठ को अपने सीने से चिपका लिया। उसका एक हाथ सिया की कमर पर था। समर्थ ने दूसरे हाथ से उसके हाथों को पकड़ कर रखा था। सिया सहमी हुई उसकी बाहों के आगोश में कैद थी। समर्थ पीछे से दांत भींचते हुए बोला, मैं थारा के लागूस हूँ। उसकी हरकतों से सिया सिहर रही थी। उसने मुंह बनाते हुए समर्थ से कहा, आप ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं? समर्थ ने उसे घुमाया और उसका चेहरा अपने सामने कर लिया। फिर उसने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए फिर से पूछा, मैं थारा के लागूस हूँ, जवाब दे मने। सिया ने धीरे से जवाब दिया, आप मेरे पति हैं। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। समर्थ ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर रखी थी। उसने अपनी सर्द आवाज में कहा,
मतलब मैं थारा भरतार हूँ, इसलिए तू मने बताए बिना इतनी दूर गई थी? सिया ने रुंधे स्वर में कहा। सॉरी, जल्दी में जाना पड़ा और आपको बताने का समय भी नहीं मिला। उसकी नम आंखों में देखते हुए समर्थ ने कहा, थारे को पता ना है, जो चीज एक बार म्हारी हो जावे है वो म्हारी मर्जी के बिना म्हारे से दूर जावे है तो मणे घना गुस्सा आवे है। सिया उसकी बात सुनकर झट से बोली, अगली बार आपको बिना बताए मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इस बार माफ कर दीजिए। उसका चेहरा उतर गया था। उसे देखकर लग रहा था कि समर्थ ने उसे कुछ देर ऐसे ही पकड़ कर रखा तो वो रो देगी। समर्थ ने थोड़ा गुस्से में कहा, अगली बार का मौका थारे को मिलेगा तभी तो तू जावेगी। अब तुम्हारे बिना इस घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखेगी। अगर रखा तुम्हारे से बुरा थारे लिए कोई नहीं होगा, समझी? समर्थ के इतना बोलने की देर थी कि सिया ने रोना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे रोता देख समर्थ ने गुस्से में सवाल किया, अब रो क्यों रही है? समर्थ की बात सुनकर सिया ने रोते हुए गुस्से में कहा, आप इतनी बुरी तरह पेश आएंगे तो मैं हंसूंगी थोड़ी। उसे रोते हुए देखकर समर्थ का दिल तो पिघल रहा था, पर उसका दिमाग उसे सिया के सामने स्ट्रॉन्ग बने रहने के लिए फोर्स कर रहा था। वो अभी भी सिया पर गुस्सा करते हुए बोला, म्हारे सामने रोकर म्हारे गुस्से से बचने की कोशिश कर रही है? म्हारे सामने थारी ये चतुराई ना चलेगी। अब सिया को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने पूरे जोर से समर्थ की पकड़ से खुद को छुड़ाया और गुस्से में रोते हुए बोली, आप मुझे कभी समझ नहीं पाएंगे। हमेशा आपको मेरी हर हरकत चतुराई ही लगती है। मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी। वो उससे रूठकर सोफे पर जाकर बैठ गई। सिया रो रही थी और उसे रोते हुए देखकर समर्थ के दिल में हलचल मच रही थी। उससे रहा नहीं जा रहा था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींची और एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। फिर वो सिया के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। सिया उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो रोते हुए बोली, छोड़िए मुझे। तभी समर्थ ने उसे वापस अपनी बाहों में भर लिया, पर इस बार उसकी पकड़ जेंटल थी। उसकी बाहों में आने के बाद भी सिया रो रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका खूबसूरत चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। उसकी छोटी सी नाक लाल हो चुकी थी। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि उसे देखकर समर्थ का सारा गुस्सा पल भर में गायब हो गया। उसने सिया को गोद में उठा लिया। उसके ऐसा करने से सिया चौंक गई। तभी समर्थ उसे बिना कुछ बोले अपने बेड पर ले गया। सिया ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, देखिए, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हैं। सिया को बेड पर लेटाकर समर्थ उसके ऊपर आ गया और उसके चेहरे पर आए बालों को अपने हल्के हाथों से हटाने लगा। फिर कुछ सोचकर वो बोला, अच्छा, तो तू भूल जावेगी कि मैं थारा भरतार हूँ और मैं तने ऐसा करने दूंगा? सिया ने सुबकते हुए उससे सवाल किया। क्यों, क्या करेंगे आप? समर्थ ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, थारी बात का जवाब मैं थारे को प्रैक्टिकल करके दूं या बोलकर? उसकी बात सुनकर सिया ने रूठते हुए कहा, मुझसे दूर हटिए, मुझे आपसे कोई जवाब नहीं चाहिए, आप मुझसे दूर हो जाइए बस। ये बोलकर सिया ने उसे खुद से दूर किया और बेड से उठकर जाने लगी। पर तभी समर्थ ने उसका हाथ पकड़कर वापस उसे अपने पास खींच लिया। सिया रोते हुए बोली, इतना तंग करने के बाद भी आपको चैन नहीं आया क्या? अब मुझे चैन से सो तो लेने दीजिए। समर्थ ने कहा, सोफे पर थारे को चैन की नींद नहीं आवेगी, आज हमारे साथ बेड पर सो जा। सिया ने मायूस सा चेहरा बनाते हुए कहा, नहीं, मैं सोफे पर ही सो जाऊंगी, मेरा हाथ छोड़िए। समर्थ को पता था कि अब सिया उससे रूठ गई है और वो उसकी बात नहीं मानेगी, और अगर वो उसके ऊपर ज्यादा जोर डालेगा तो वो और ज्यादा रूठ जाएगी। इसलिए उसने बीच का रास्ता चुना और सिया को धमकी देते हुए बोला, ठीक है, अगर तने हमारी बात नहीं माननी तो मैं थारी शिकायत ताऊसा से कर देता हूँ। ताऊसा से डांट सुनने के लिए तैयार रहना अब। ये सुनकर सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, आप सिर्फ इतनी सी बात के लिए ताऊसा से मेरी शिकायत करेंगे? समर्थ ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ। सिया मायूस सा चेहरा बनाकर बोली, आप बहुत बुरे हैं। समर्थ ने उसे खींचकर वापस अपने नीचे कर लिया। सिया अभी भी बच्चों की तरह सुबक सुबक कर रो रही थी। समर्थ उसके बिल्कुल ऊपर था और उसका चेहरा सिया के चेहरे के बहुत करीब था। दोनों को एक दूसरे की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। सिया के आंसू साफ करते हुए समर्थ ने गंभीर स्वर में कहा, मारी बात ध्यान से सुन।
थारे आने से पहले हमारी कोई कमजोरी नहीं थी, पर जब से थारे साथ तुम्हारी शादी हुई है तब से तू हमारी कमजोरी बन गई है। हमारे दुश्मनों को अब लगने लगा है कि ठाकुर समर्थ सिंह राठौर से बदला लेना है तो उसकी लुगाई को ढाल बनाकर वो बदला ले सकते हैं। सिया उसकी बात सुनकर शांत हो गई। अब वो उसकी बात ध्यान से सुन रही थी। समर्थ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तू जानती ही है कि थारे नागौर में आते ही कितनी बार थारे पर हमला हो चुका है। तुम्हारी लुगाई है, थारे को हमारी वजह से कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ठाकुर समर्थ सिंह राठौड़ का सिर झुक जाएगा। दुनिया वाले बातें करेंगे कि जो ठाकुर समर्थ सिंह राठौड़ अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, वो मुखिया बनकर हमारी रक्षा कैसे करेगा। समर्थ की बातें सुनकर क्या सिया उसकी भावना को समझ पाएगी? क्या समर्थ का दिल पिघल रहा है सिया के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब सिया वापस घर आई तो समर्थ काफी गुस्से में था। सबके सामने तो उसने सिया को कुछ नहीं कहा, लेकिन जब सिया कमरे में आई तो उसने सिया पर गुस्से में बरसना शुरू कर दिया। कुछ देर तो सिया ने उसकी डांट सहन की, लेकिन समर्थ के ज्यादा गुस्से से डांटने पर सिया से सहा नहीं गया और वो रोने लगी। सिया को रोता देखकर समर्थ का दिल पिघल गया और फिर उसने सिया को समझाना शुरू किया कि क्यों वो सिया पर इतना गुस्सा कर रहा है। सिया उसकी बात ध्यान से सुन रही थी। समर्थ की बातें सुनकर सिया उसकी आंखों में झांक रही थी। समर्थ की आंखों में उसे वही डर दिखा जो सिया की आंखों में बसा हुआ था जब उसने अपना परिवार खोया था। समर्थ ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। थारे को अपने दुश्मनों से बचा कर रखने के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर थोड़ी कोशिश तो थारे को भी करनी होगी। समर्थ ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, सिया ने कहा, आप ये बात मुझे पहले नहीं बता सकते थे? खामखा मुझे इतना डांट दिया। आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ जो आपकी बात नहीं समझूंगी? समर्थ ने एटीट्यूड के साथ ना में सिर हिलाकर कहा, ना, तू बेवकूफ तो बिल्कुल भी नहीं है, तो घड़ी चतुर है, इसलिए तो थारा नाम चतुरी रखा है। सिया ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, आपको जो बोलना है बोल लीजिए, पर अभी मुझे सोने दीजिए, मुझे नींद आ रही है। सिया की बात सुनकर समर्थ उसके ऊपर से हटा तो सिया बेड से उतरने लगी, पर समर्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसको अपने करीब खींच लिया। सिया ने सहमी हुई आवाज में सवाल किया, अब क्या हुआ आपको? अब तो मुझे सोने दीजिए। समर्थ ने मुंह बनाते हुए कहा, थारे को पता है मैंने थारे पर सबसे ज्यादा गुस्सा कब आवे? जब तुम्हारी बात को अनसुना करे है। थारे को मैंने कुछ देर पहले ही बोला था कि बेड पर सो जा, पर तूने हमारी बात को अनसुना कर दिया। समर्थ की बात सुनकर सिया ने नजरें झुका ली। समर्थ ने थोड़ा सख्ती से कहा, अब चुपचाप बेड पर हमारे साथ सो जा। समर्थ की बात के बीच में सिया ने झट से कहा, आपके साथ एक ही बेड पर मैं कैसे सो सकती हूँ? सिया की बात सुन समर्थ ने मुंह बनाते हुए कहा, क्यों, हमारे साथ सोने में कोई प्रॉब्लम है के? थारा भरतार हूँ, थारे को खा थोड़ी ना जाऊंगा। समर्थ के जिद करने पर सिया मान गई। सिया ने लेटते ही करवट लेकर दूसरी तरफ चेहरा कर लिया। उसके ऐसा करते ही उसकी पीठ अब समर्थ की ओर हो गई। समर्थ ने पीछे से उसकी कमर को पकड़कर सवाल किया, अभी तक तुम्हारे से नाराज है के? समर्थ की ऐसी हरकत से सिया शॉक्ड हो गई। सिया ने थोड़ा सा मुड़कर समर्थ की ओर देखते हुए पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं नाराज नहीं हूँ। समर्थ ने कहा, तो फिर हमारी तरफ मुंह करके सो, दूसरी तरफ मुंह क्यों किया है? समर्थ की बात सुनकर सिया हिचकिचाते हुए समर्थ की तरफ मुड़ी और आंखें बंद करके लेट गई। समर्थ तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, इसी तरह हमारी बात मान जाया कर, मैं तुझे बिल्कुल नहीं डांटूंगा। समर्थ की बात सुन सिया अंदर ही अंदर से मुस्कुरा रही थी, क्योंकि आज समर्थ उससे अचानक ही अच्छे से पेश आने लगा था। सिया भी अब समझ गई थी कि समर्थ को खुश रखना है तो उसे समर्थ की हर बात माननी होगी। तो सिया ने समर्थ की बात माननी शुरू कर दी। सिया अब समर्थ को कोई भी मौका नहीं दे रही थी जिससे समर्थ उससे गुस्सा हो। सिया घर से बाहर नहीं जाती थी। जो काम समर्थ बोल देता था वो वही करती थी।
लेकिन जैसे जैसे तीज का मेला पास आ रहा था, समर्थ और उसके भाइयों की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन दोपहर में सिया अपने कमरे में अकेली थी। वो कमरे के बालकनी में अपना फोन लेकर खड़ी थी। सिया ने फोन पर केशु की मिस्ड कॉल्स देखते हुए खुद से कहा, केशु भी ना कितना फोन करता है। लगता है कि इससे अब मुझे मदद मांगनी होगी। मुझ पर जो अटैक हो रहे हैं वो काफी खतरनाक है। और ये राणावत मुझे क्यों मारना चाहता है? मैं तो अभी अभी आई हूँ इस परिवार में। ताउसा और समर्थ तो मुझे कुछ नहीं बताएंगे। इनके पास कोई गहरा राज है जो मुझे खुद ही पता करना होगा। सिया ने एक गहरी सांस ली और केशु को फोन किया। केशु ने एक ही रिंग में फोन उठा लिया। केशु इस वक्त पुलिस यूनिफॉर्म में पुलिस स्टेशन में अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। केशु ने हड़बड़ाते हुए सिया से कहा, सिया, मेरी बात सुने बिना फोन मत काटना। तुम्हें तुम्हारे राम जी की कसम है। सिया ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने खुद तुम्हें फोन किया है। मैं फोन क्यों काटूंगी? और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुम मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें यहाँ आना होगा, लेकिन शिव, अक्षत, रणविजय और समर, इनमें से किसी को भी इस बारे में पता ना चले। सिया की बात सुनकर केशु हड़बड़ाते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना सिया? केशु की बात सुनकर सिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम बस मेरी बात सुनो। सिया ने केशु को उस पर हुए हमले और राणावत के बारे में और अब तक जो भी हुआ सब बताया, जिसे सुनकर केशु गंभीर होते हुए बोला, ओह, तो ये बात है। मतलब कि तुम फिर से नए दुश्मनों के पछड़े में फंस गई हो। सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, फंसी नहीं हूँ, तुमने फंसाया है और अब तुम ही बचाओगे। तुम यहाँ आओ और मेरी मदद करो, नहीं तो मैं शिव, अक्षत, समर और रणविजय को तुम्हारी गलती के बारे में बता दूंगी। फिर वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे तुम अच्छे से जानते हो। केशु सिया की बात सुनकर डरते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत करना सिया, तुम चिंता मत करो, मैं ट्रांसफर के लिए अप्लाई करता हूँ। कुछ दिन उन सबसे अकेले निपट लो। सिया बोली, कुछ देर बाद सिया ने कॉल कट कर दिया और वापस घर के काम करने बाहर चली गई। दूसरी ओर पुष्कर छवि के साथ जयपुर में काफी दिन से रुका हुआ था और दोनों के बीच अच्छा रिश्ता बन गया था। छवि जितनी भी बकबक करती, पुष्कर उसे सुनकर मुस्कुराने लगता और उसकी यही हरकतें छवि को बहुत अच्छी लगने लगी थी। दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। आज छवि का एग्जाम हो गया था, इसलिए पुष्कर उसे छोड़ने के लिए उसके घर आया था। रात हो चुकी थी। पुष्कर ने छवि के घर से कुछ दूर अपनी जीप रोकी और फिर छवि जीप से उतर गई। छवि थोड़ी मायूस थी क्योंकि उसे पुष्कर से इतना लगाव हो गया था कि अब पुष्कर से दूर जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। छवि को मायूस देखकर पुष्कर ने कहा, अरे अब थारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अब तो थारा एग्जाम भी हो गया। पुष्कर की बात सुनकर छवि ने मायूस होकर कहा, ठाकुर साहब, वो आप मुझे यहाँ छोड़कर चले जाएंगे तो हम अब नहीं मिलेंगे, तो मेरी बातें कौन सुनेगा? छवि की बात सुनकर पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं थारे को थारे घर छोड़कर जा रहा हूँ। थारा घर नागौर में ही है, तो थारे को जब भी म्हारे को अपनी बातें सुनानी हो तो बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। पुष्कर की बात सुनकर छवि चहकते हुए बोली, सच में? पुष्कर ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ, अब जाओ घर। पुष्कर की बात सुनकर छवि खुशी खुशी अपने घर की ओर चली गई। छवि ने जैसे ही अपने घर की दहलीज पर पैर रखा, उसे सामने से गाल पर एक थप्पड़ पड़ा। छवि ने अपने गाल पर हाथ रखकर सामने देखा तो शौक से उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो मुंह फाड़कर बोली, बापू साहब। छवि के सामने छवि के माँ बाबूसा यानी लाखन और कुंती खड़े थे। कुंती रो रही थी और लाखन गुस्से से तप रहा था। कुछ देर बाद राणावत के घर। राणावत कुछ आदमियों के सामने सोफे पर राजा की तरह बैठा हुआ था। सामने वाले आदमियों में से एक आदमी बोला, हुकुम, ये आदमी मुंबई से आए हैं, ये हमारा काम अच्छी तरह कर देंगे, चिंता मत करिए। राणावत ने कहा, अगर ये भी हमारा काम ना कर पाए तो इनके साथ साथ थारी कब्र भी खुदवा दूंगा लाखन। लाखन ने राणावत की बात सुनकर कहा, हुकुम, ये काम कर देंगे। राणावत तिरछा मुस्कुराते हुए बोले, लाखन, थारी छोरी ने हमें ये मौका दिया है तो अब राठौड़ परिवार से बदला लेने का ये मौका छूटना नहीं चाहिए। थारे को पता है ना कि कल थारे को क्या करना है? राणावत की बात सुनकर लाखन ने हाँ में सर हिला दिया। राणावत ने शातिर मुस्कान के साथ कहा, कल राठौड़ परिवार अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसने वाला है।
जिसके अंदर जाना आसान है पर बाहर निकलना मुश्किल है। बस कल का इंतजार है। कल राठौड़ परिवार की खुशियों को आग लगने वाली है। राणावत शैतानों की तरह हंसने लगा और उसे ऐसे देखकर उसके आदमी भी मुस्कुराने लगे थे। अगली सुबह राठौड़ हवेली में सिया के कमरे में समर्थ बेड पर सो रहा था। सिया अभी अभी नहाकर वॉशरूम से बाहर आई थी। उसने आज धानी रंग का घाघरा चोली पहन रखा था। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने टॉवेल लेकर बाल सुखा रही थी। उसके लंबे काले भीगे हुए बालों में से छींटे उड़कर समर्थ के चेहरे पर पड़े तो वो कसमसाते हुए बोला, ए चतुरी। समर्थ आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसकी आंखें खुल गई और उसकी नजर अपने सामने खड़ी सिया की गोरी कमर पर पड़ी। सिया की कमर पर गीले बालों का पानी ओस की बूंद की तरह ठहरा हुआ था, जिसे देखकर समर्थ का गला सूख रहा था। सिया का ध्यान बाल सुखाने में था कि तभी उसको अपनी कमर पर किसी की पकड़ महसूस हुई तो सिया डर गई। सिया मिरर में देखकर गहरी सांस लेते हुए बोली, आपने मुझे डरा दिया। समर्थ ने सिया को पीछे से बाहों में भरते हुए उसके कंधे पर चेहरा रखा। समर्थ ने सिया को मिरर में देखते हुए कहा, इस घर की शेरनी हमारे सामने भीगी बिल्ली क्यों बन जावे है। समर्थ की बात सुनकर सिया मन में बोली, ये बहुत अजीब है। खुद ही बोलते हैं कि मैं इनके सामने ज्यादा ना बोलूं और अब ये मुझे भीगी बिल्ली बोल रहे हैं। ये मुझसे चाहते क्या है। समर्थ ने सिया को अपनी ओर घुमा लिया, जिससे सिया की धड़कनें तेज हो गई थी। सिया ने लाचारी से कहा, देखिए मुझे तैयार होना है, आज तीज का मेला है, मुझे बहुत काम है। समर्थ सिया के चेहरे पर आए गीले बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, आज थारी चतुराई देखनी है मने। सिया ने समर्थ की बात सुनकर पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं। समर्थ ने सिया को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, आज मेले में चौकन्नी रहना चतुरी। तू अठे नहीं आई है, तने अठे के बारे में ज्यादा नहीं पता। मैं हर समय थारे साथ नहीं रह पाऊंगा, इसलिए अपना ध्यान रखना। सिया ने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है, पर अब मुझे छोड़िए, मुझे तैयार होने दीजिए। समर्थ ने सिया की कमर को जोर से दबाकर कहा, अपनी कमर को अच्छे से ढकाकर, हमारी चीज पर किसी और की नजर पड़े ये मने मंजूर ना है। सिया बोली, आप छोड़िए, मैं कमर ढक लूंगी। समर्थ बोला, हमारे लिए कपड़े निकाल दे, मने भी तैयार होना है। समर्थ ने सिया को छोड़ दिया और उसकी कमर को देखने लगा तो सिया ने अपने दुपट्टे से अपनी कमर को अच्छे से ढक लिया। समर्थ ने स्माइल किया और वहां से नहाने चला गया। सिया ने मन में कहा, ये अपने कपड़े किसी को छूने नहीं देते और ये मुझे बोल रहे हैं कि मैं इनके कपड़े निकालूं। क्या ये मुझे अपनी चीज छूने का हक दे रहे हैं। ये बात सोचते हुए सिया रेडी होने लगी। सिया ने अलमारी में से समर्थ के कपड़े भी निकाल दिए। आज सिया सच में खुश थी। क्या सिया और समर्थ की खुशी ऐसे बनी रहेगी? क्या राठौड़ परिवार फंस जाएगा किसी साजिश में? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सिया के बिना बताए जयपुर जाने से समर्थ सिया से गुस्सा हो गया था। समर्थ के गुस्सा होने से सिया को बहुत दुख हुआ और वो रोने लगी। उसे रोता देखकर समर्थ से रहा नहीं गया और समर्थ ने सिया को बड़े ही प्यार से सारी बात बता दी कि क्यों वो सिया को हवेली से बाहर जाने से रोक रहा है। धीरे दोनों का रिश्ता सुधरने लगा। दूसरी तरफ पुष्कर छवि दोनों को ही एक दूसरे से लगाव हो गया था। पुष्कर जब छवि को उसके घर छोड़कर आया तो छवि के बापूसा घर आ चुके थे। फिर छवि के बापूसा और राणावत मिलकर राठौड़ परिवार के खिलाफ साजिश रचने लगे, जिस बात से पूरा राठौड़ परिवार अनजान था। पूरा राठौड़ परिवार तीज के मेले में जाने के लिए तैयार हो रहा था। सत्या अपने कमरे में था। वो अलमारी से अपने कपड़े निकाल रहा था कि तभी उसके सामने वही कुर्ता आया जो उसने कुश्ती वाले दिन पहना था। उसे देखकर सत्या को पूर्णा की याद आने लगी। पूर्णा के बारे में सोचकर सत्या ने मुस्कुराते हुए कहा, पूर्णा सिंह रावत, एक तो तू छोरी, ऊपर से एक घमंडी पहलवान भी। पता नहीं फिर कब थारे से मुलाकात होगी। फिर सत्या ने अपने कपड़े लिए और नहाने चला गया। पुष्कर अपने कमरे में रेडी हो रहा था। उसके कानों में छवि की आवाज गूंज रही थी। पुष्कर ने अपने आसपास देखा पर वहां कोई नहीं था। पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा,
छवि, थारी बकबक अभी तक हमारे कानों में गूंज रही है। पुष्कर छवि को याद करते हुए रेडी होकर कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर में पूरा राठौड़ परिवार तैयार होकर मंदिर पहुंच गया था। मंदिर के मैदान में ही मेला लगने वाला था, इसलिए वहां पर धीरे धीरे लोग मेले में शामिल होने के लिए आने लगे थे। सिया आज पूरे गांव के सामने आने वाली थी। पूरा राठौड़ परिवार गाड़ियों में से एक एक करके उतरा तो पृथ्वी ने सिया को समझाते हुए कहा, बींदनी, आज आरती तने समर्थ के साथ मिलकर करनी है। सिया ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है ताऊसा। समर्थ ने सिया के कान में कहा, अब मंदिर में घनी भीड़ होवेगी, ध्यान रखना। राठौड़ परिवार मंदिर में गया तो सभी मुखिया परिवार पहले से ही वहां थे। सिया सभी मुखिया के परिवारों से मिली। मंदिर के परिसर में सभी मुखियाओं की बीवियां सिया को घेर कर खड़ी हो गई। सिया के साथ सब औरतें बातें कर रही थी कि तभी वहां एक आदमी की आवाज आई, खमा घड़ी हुकुम सा। सब उस आवाज को सुनकर उनकी ओर देखने लगे। सत्या ने जब उस ओर देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वहां पर पूर्णा और एक अधेड़ उम्र का हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। उस आदमी ने सफेद पजामा कुर्ता और राजस्थानी पगड़ी पहन रखी थी। पूर्णा ने सत्या को देखकर मन में कहा, ये धोखेबाज अट्ठे। पूर्णा को देखकर सत्या ने मन में कहा, ये पहलवान अट्ठे के कर रही है, कई मारी शिकायत करने तो ना आई ताऊसा से। पृथ्वी ने उस आदमी को देखते हुए कहा, सज्जन। पृथ्वी के मुंह से सज्जन का नाम सुनकर सत्या ने मन में कहा, ताऊसा इन लोगों को कैसे जानते हैं। सज्जन और पूर्णा सबसे मिले। पूर्णा गुस्से में सत्या को घूर रही थी। सिया ये सब नोटिस कर रही थी। वहाँ के माहौल के कारण पूर्णा और सत्या चुप थे। पृथ्वी ने हेमंत और माधव से मेले में आए हुए लोगों को एकत्रित करने के लिए कहा और फिर हेमंत ने सबको इकट्ठा किया। पृथ्वी ने उन लोगों से कहा, सज्जन सिंह रावत राजस्थान का सबसे ताकतवर पहलवान रह चुका है। मैंने इसे नागौर में एक अखाड़ा बनाने के लिए बुलाया है ताकि सज्जन हमारे इलाके के छोरे और छोरियों को कुश्ती सिखा सके। मैंने अखाड़े के लिए मंदिर के बगल वाली 10 एकड़ जमीन दान की है। सब लोग ध्यान से पृथ्वी की बातें सुन रहे थे। पूर्णा ने आज सिंपल सा सलवार सूट पहन रखा था। पूर्णा उसमें खूबसूरत लग रही थी। मंदिर में आरती राठौड़ परिवार को करनी थी। आरती शुरू हो चुकी थी। परिवार के बड़े आरती कर रहे थे। वहाँ मौजूद लोगों की भीड़ में पुष्कर की नजरें छवि को ढूंढ रही थी। पुष्कर ने मन में कहा, ये बगबग आज मंदिर ना आई है के? पूरा गांव तो अट्ठे ही है। अब पुष्कर की आरती करने की बारी थी। पुष्कर आरती करने के लिए आगे आया और उसने आरती की थाल हाथ में ली ही थी कि तभी हर्ष की आवाज आई, रुक जाओ। हर्ष की आवाज सुनकर सभी उसकी ओर देखने लगे। सबका ध्यान मंदिर के परिसर में खड़े पुलिस वाले पर गया। हर्ष को देखकर सभी हैरान थे। पृथ्वी ने आगे आकर हर्ष से सवाल किया, क्या हुआ हर्ष, तू अट्ठे के कर रहा है? तूने आरती क्यों रुकवाई? पृथ्वी का सवाल सुनकर हर्ष ने गंभीर आवाज में कहा, ताऊसा, मैंने वार्न किया था आप लोगों को कि कानून के मामले में टांग ना अड़ाएं, लेकिन आपके बेटे नहीं माने। हर्ष की बात सुनकर समर्थ और उसके सभी भाई गुस्से से भर गए थे। समर्थ ने मन में कहा, हर्ष भीमा की बात कर रहा है क्या? समर्थ ने माधव की ओर पूछने के इरादे से देखा तो उसने ना में सिर हिला दिया, जैसे कह रहा हो कि वो ठिकाने लग चुका है। पृथ्वी ने पूछा, साफ साफ बता क्या हुआ हर्ष? हर्ष ने अपने पीछे से किसी को सामने आने का इशारा किया तो लाखन सबके सामने आया। उसे देखकर पुष्कर वही जम गया। सभी लाखन को हैरानी से देख रहे थे। पृथ्वी ने कहा, लाखन? लाखन ने रोते हुए कहा, हुकुम सा, आपकी दुश्मनी हमारे मालिक से है या हमारे से? हमारी छोरी को अगवा करके पुष्कर ठाकुर सा क्या हासिल करना चाहते थे? लाखन की बात सुनकर सभी चौंक गए थे। पुष्कर, सिया और हेमंत तीनों को आने वाली मुसीबत का पता चल गया था। तीनों के चेहरे पर चिंता के बादल छा गए थे। उन तीनों के अलावा सबको लाखन के ऊपर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पुष्कर पर वो झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। पृथ्वी ने अपने पूरे परिवार को चुप रहने का इशारा किया। सब मन में अपने गुस्से को दबाए चुपचाप खड़े थे। पृथ्वी गुस्से से बोला, बावड़ा हो गया है कि लाखन? हमारे छोरे पर झूठा इल्जाम लगा रहा है? इतनी हिम्मत बढ़ गई है थारी?
हर्ष ने पृथ्वी को समझाते हुए कहा, ताउसा, ये झूठ नहीं बोल रहे। पुष्कर ने सच में इनकी बेटी को अगवा किया था। वो कल रात को ही पुष्कर के चंगुल से छुटकर अपने माँ बाप के घर पहुंची है। वो काफी डरी हुई है। पुष्कर ने उसे काफी डराया धमकाया है। सभी हर्ष की बात सुनकर चौंक गए थे। सिया, पुष्कर और हेमंत का तो मुंह खुला का खुला रह गया था। हर्ष की बात सुनकर पुष्कर गुस्से से भर गया था। पुष्कर गुस्से में बोला, झूठ है, ये सब झूठ है। मैंने इनकी छोरी को ना उठाया, इनकी छोरी खुद हमारे साथ आई थी। पुष्कर आगे कुछ बोलता उससे पहले ही एक थप्पड़ की आवाज आई। पुष्कर का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था और उसके सामने समर्थ गुस्से में खड़ा था। लाखन ने रोते हुए कहा, झूठ मैं बोल रहा हूँ या आप बोल रहे हो ठाकुर साहब? आपके घर के मर्द क्या कम थे जो अब आपके घर की लुगाइयां भी ये सब करने लगी है? नई मुखियानी सा तो आप लोगों से भी तेज निकली। इन सब की करता धरता नई मुखियानी सा ही है। समर्थ ठाकुर सा, जरा अपनी लुगाई से भी पूछो। इन्होंने ही तो आपके छोटे भाई को हमारी छोरी को अगवा करके रखने के लिए बोला था। लाखन की बात सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। हेमंत ने सिया को देखते हुए मन में कहा, मुझे इसी बात का डर था। अब पता नहीं ठाकुर सा क्या करेंगे। सब लोग सिया को गुस्से में घूर रहे थे। समर्थ सिया की ओर बढ़ रहा था। सिया को उसका चेहरा देखकर ही समझ आ रहा था कि वो गुस्से में है। सिया ने समर्थ को समझाते हुए कहा, देखिए ठाकुर साहब, जैसा आप सोच रहे हैं या जैसा ये लोग बोल रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैंने पुष्कर। सिया की बात काटते हुए समर्थ ने गुस्से में कहा, तने कैसे पता कि लाखन झूठ बोल रहा है? के मतलब तूने पुष्कर का साथ दिया था? सिया ने समर्थ को समझाते हुए कहा, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैंने थारे से कुछ पूछा है, मैंने बस उसका हाँ या ना में जवाब दे। तूने पुष्कर को बोला था कि लाखन की छोरी को वो अपने पास रखे, हाँ या ना? समर्थ ने अपनी बात पर जोर देते हुए सिया से सवाल किया। पृथ्वी ने भी समर्थ को समझाने के लिए कहा, छोरा बींदनी की पूरी बात तो सुन। पृथ्वी की बात काटते हुए समर्थ ने गुस्से में कहा, सुन तो ली पूरी बात ताऊसा। अब तो मैंने बस इससे हाँ और ना में जवाब चाहिए, वो भी जल्दी। कब तक चुप रहने का इरादा है थारा? बोल भी कुछ। सिया ने गर्दन झुका रखी थी। सिया की आंखों में डर था। सिया ने झट से हाँ में सिर हिलाकर समर्थ को जवाब दिया। हाँ पर सिया आगे कुछ बोलती उससे पहले ही समर्थ ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिसे देखकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। समर्थ ने सिया पर भड़कते हुए कहा, किससे पूछकर ये कदम उठाया तूने? ज्यादा चतुर बनने की कोशिश कर रही थी? लुगाई हो तो लुगाई बनकर नहीं रह सकती थी? सब लोगों के सामने ऐसे थप्पड़ पड़ने से सिया को पहले से ही बहुत बुरा लग रहा था। अब समर्थ के ऐसे भड़कने से सिया की आंखें नम हो गई थी। लाखन सिया और समर्थ को देखकर मन में बोला, मुखियानी सा मारे मालिक सा से पंगा ले रही थी। भूल गई कि लुगाई की औकात के हुए। अब याद आई थारे को अपनी औकात। पुष्कर से सिया पर समर्थ का ऐसे भड़कना देखा नहीं जा रहा था। उसने समर्थ को समझाते हुए कहा, भाई साहब, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। मैं आप सबका गुस्सा समझ रहा हूँ, पर भाभी सा ने कुछ गलत नहीं किया। आप चाहे तो हेमंत से पूछ लीजिए। पुष्कर की बात सुनकर सभी चौंक गए। समर्थ गुस्से में बोला, ये सब में हेमंत भी शामिल है? पुष्कर ने ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं, हेमंत और भाभी सा शामिल नहीं है। पुष्कर ने सबको पूरी बात बताई और उसका साथ देते हुए हेमंत ने कहा, ठाकुर सा, आपकी बेंदनी तो सिर्फ मदद करना चाहती थी। उन्होंने तो लाखन की बेटी को डांटा भी था। हेमंत ने समर्थ को पूरी बात बतानी शुरू की। सिया की जितनी बेइज्जती समर्थ ने सबके सामने की थी, अब सिया को वहां रुकना अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो वहां से मंदिर के पीछे की ओर चली गई। वहां पर कोई नहीं था। सिया सरोवर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगी। सबने जब पुष्कर और हेमंत की बात सुनी तो उन्हें सिया के लिए बुरा लगने लगा। पृथ्वी ने समर्थ पर भड़कते हुए कहा, सुना छोरा, बींदनी ने कुछ गलत नहीं किया था, तूने बेवजह ही उसको डांट दिया। पृथ्वी ने ये बात कहते हुए उस ओर देखा जहां पर सिया खड़ी थी, लेकिन अब वहां सिया नहीं थी। बींदनी कटे गई? पृथ्वी ने सिया को वहां ना देखकर सवाल किया। सभी अपने आसपास सिया को देखने लगे। वो सिया को ढूंढ रहे थे, लेकिन सिया वहां कहीं नहीं थी।
समर्थ के गुस्से का पारा चढ़ रहा था। हर्ष ने कहा, ताउसा, मुझे पुष्कर को अरेस्ट करना होगा। पृथ्वी ने इशारा किया तो एक कांस्टेबल ने पुष्कर को हथकड़ी लगाई। फिलहाल सबको सिया की चिंता हो रही थी। समर्थ भी सिया को ढूंढ रहा था। रेवती बौखलाते हुए बोली, बींदनी कहीं ना मिल रही छोरा। रेवती की बात सुनकर पुलिस के साथ जाते हुए पुष्कर को देखकर समर्थ को समझ आ गया था कि ये सब उसके दुश्मन राणावत का षड्यंत्र है। समर्थ गुस्से में बोला, ये राणावत का चक्रव्यूह है। क्या सिया को ढूंढ पाएगा समर्थ? क्या राठौड़ परिवार राणावत के बनाए चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएगा? समर्थ की इस हरकत के बाद क्या सिया माफ करेगी उसको? जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।